हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट के बारे में। तो देखते हैं हम लोग इक्विवेलेंट वेट। सबसे पहले थोड़ा इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर दूं। ये इक्विवेलेंट वेट जो है वो 11th की बात करूं तो 11th में तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या फिर इसको हम लोग टैट्रेशन भी कह देते हैं, टैट्रेशन में काम आता है, या फिर स्टोइकोमेट्री में भी काम आता है, स्टोइकोमेट्री में भी ये काम आ जाता है। ठीक है। और जहाँ तक बात 12th की है तो 12th में सॉल्यूशन में तो काम आता ही है। सॉल्यूशन चैप्टर जो तुम्हारा है उसमें काम आएगा ही। और एक और चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक होता है फैराडेज लॉ, वहाँ पे इक्विवेलेंट वेट का काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो आई थिंक इक्विवेलेंट वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसमें ज़्यादातर लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन मैं थोड़े इसके छोटी छोटी बातों से मैं इसके स्टार्ट करूँगा। तो इसमें जो मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहले इसमें मैं बात करूँगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट की पहले बात करूँगा। उसके बाद मैं बात कर लूँगा रेडिकल के बारे में बात करूँगा कि रेडिकल का इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकाला जाता है। उसके बाद मैं बात कर लूँगा कंपाउंड के बारे में बात कर लूँगा, कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकाला जाता है। फिर देख लेंगे हम लोग एसिड का किस तरह से निकाला जाता है। फिर हम लोग देख लेंगे बेस का किस तरह से निकाला जाता है। फिर हम लोग देख लेंगे बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का किस तरह से निकाला जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकाला जाता है। फिर हम लोग देख लेंगे उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकाला जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो रिडॉक्स के टॉपिक हैं, जो बच्चे 11th में भी जो स्टार्ट कर रहे होंगे तो उनको पता नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसके सिंबल की बात कर लूँ। इसका सिंबल कैपिटल ई होता है। ठीक है। अब इसके डेफिनेशन की बात मैं कर लेता हूँ। डेफिनेशन क्या होगा इसका, तो कहते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट that weight is that weight which either combines with or displaces from one part by weight of hydrogen or 8 part by weight of ऑक्सीजन, या फिर और 35.5 पार्ट बाय वेट ऑफ क्लोरीन। तो डेफिनेशन समझे बच्चों, जिस भी एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसके कितने ग्राम हाइड्रोजन के 1 से, ऑक्सीजन के 8 से और क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्ट कर जाते हैं या फिर उससे निकल जाते हैं। तो एलिमेंट का जितना भी ग्राम हाइड्रोजन के एक पार्ट से निकलेगा, या फिर ऑक्सीजन के 8 ग्राम से निकलेगा, या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से निकलेगा, वही उसका इक्विवेलेंट वेट कहला जाएगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल्स मैं देने वाला हूँ, एग्जाम्पल्स वो मैं दे रहा हूँ एलिमेंट हाइड्राइड के लिए। एलिमेंट हाइड्राइड, माना मैंने एलिमेंट हाइड्राइड को मैंने XH से रिप्रेजेंट कर दिया। एक्चुअली कंपाउंड बनाते हैं तो इसका वैलेंसी इसके नीचे लिखना पड़ता है और इसका वैलेंसी इसके नीचे लिखना पड़ता है, लेकिन वैलेंसी अभी हम लोग चर्चा में नहीं कर रहे, बस सिंबल जैसा मैं XH को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो जैसे मैं लिखता हूँ
अगर हाइड्राइड बनाना है तो मुझे क्या लगेगा, जैसे मान लो मैं X को H से कंबाइन करूंगा तब जाके बन जाएंगे XH। ठीक है, तो X का कितना ग्राम और हाइड्रोजन कितना ग्राम आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा कि X का कितना ग्राम और हाइड्रोजन का कितना ग्राम आपस में रिएक्ट कर रहा है, तब तक हम लोग X का इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल सकते हैं। तो मैं तुम्हें एक गिवन डेटा देता हूँ, गिवन वैल्यू दे रहा हूँ मैं। गिवन डेटा इसे मान लिया मैंने ये 2 ग्राम है और मैं दे देता हूँ इसे कुछ ले लेता हूँ, चलो 40 ग्राम ले लेता हूँ मैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 42 ग्राम हाइड्राइड आपके बन रहे हैं, जिसको बनाने में 2 ग्राम H का इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ X निकालना है तो आपको X और H दोनों का वेट पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इसका वेट पता नहीं है, बट इसका वेट पता है। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास लगा सकते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं कि एलिमेंट जितने भी यूज हो रहे हैं रिएक्टेंट साइड और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका जो मास होता है बराबर होता है। तो ये 42 है, ये 2 है, तो इसका मतलब ये तो तय है कि ये कितना रहा होगा बच्चों, 40 ग्राम रहा होगा। तो मुझे ये पता लग चुका है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन से 40 ग्राम X कंबाइन कर रहा है, तभी तो 42 ग्राम XH बन रहे हैं, हाइड्राइड बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन मुझे निकालना है एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट, X का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ये अपना क्वेश्चन है कि भाई X का इक्विवेलेंट वेट निकाल के दिखाओ। तो मैं क्या करने वाला हूं, मुझे पता यहां चल चुका है, चूंकि 2 ग्राम X से सॉरी H जो है 2 ग्राम H जो है वह 40 ग्राम X से कंबाइन कर रहा है। तो अगर मैं इसके जगह पे 1 पार्ट ले लूं, 1 पार्ट ऑफ H कितना से कंबाइन कर रहा होगा, तो 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 पार्ट। पार्ट एक नंबर है, पार्ट एक नंबर कैसे इस्तेमाल करते हैं, ग्राम को ग्राम से काट दिया जाए तो ये 20 आ जाएगा। यहाँ पे कटने के बाद जो पूरी वैल्यू है इसकी, दिस इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चों कोई यूनिट नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्राम तो ग्राम से कट गए और ये पार्ट है। तो यहाँ पे जो ये 20 है, दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ X, क्योंकि यहां पता लग चुका है कि अगर 40 ग्राम X हाइड्रोजन के 2 ग्राम से कंबाइन कर रहा है तो 20 पार्ट ऑफ X ही हाइड्रोजन के 1 पार्ट से कंबाइन करेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ X इज इक्वल टू 20। और यहां देख रहे हैं कोई यूनिट नहीं आ रहा है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आता है बच्चों, क्या कि एलिमेंट का जो इक्विवेलेंट वेट होता है, उसका जो यूनिट होता है वह यूनिटलेस हो गया। तो हम लोग कह देते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट तुम किसी का भी निकालो, अभी तो चूंकि मैंने एलिमेंट का निकाला तो वैसा तुम्हें दिख रहा है, लेकिन इन फ्यूचर एलिमेंट का निकालो, रेडिकल, कंपाउंड, एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका भी निकालोगे इक्विवेलेंट वेट जो होंगे वो यूनिटलेस ही आएंगे। तो मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट वेट इज यूनिटलेस, यूनिटलेस क्वांटिटी। क्योंकि इक्विवेलेंट वेट निकालते समय मुझे इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि यहाँ पे 1 पार्ट के रिस्पेक्ट में X का कितना पार्ट यूज हुआ जब यह हाइड्रोजन है। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन होता तो यहाँ पे 8 पार्ट हम लोग लेते, 8, और अगर क्लोरीन होता तो यहाँ पे मैं 35.5 पार्ट लेता। मैं दिखाता हूँ तुम्हें आगे। अभी तत्काल के लिए एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल चुका है, इक्विवेलेंट वेट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। अब मैं इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ एलिमेंट हाइड्राइड का। एलिमेंट हाइड्राइड का मैं अगर एग्जाम्पल लूं, तो वो तो हो चुके हैं। अब एलिमेंट ऑक्साइड का देख लेता हूं मैं, सेकंड एग्जाम्पल एलिमेंट ऑक्साइड का। इसका रिप्रेजेंटेशन मैं कर देता हूं एलिमेंट ऑक्साइड के लिए, XO को मैं सिंबल ले लेता हूं और मैं देखता हूं कि X जो है जब O से कंबाइन करता है तो XO बनाता है। अब मान लो उसको मैं समझने के लिए मैं मान लेता हूँ मुझे कुछ X लेना पड़ेगा। मैंने बताया था जिस एलिमेंट का तुम्हें इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ता है, तुम्हें उसका मास पता होना चाहिए, कितना ग्राम इस्तेमाल हो रहा है और
जिस एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन, उसका मास पता होना चाहिए। तो मैं गिवन डेटा तुम्हें दे देता हूं, गिवन डेटा दे देता हूं। जैसे मान लो ये 46 ग्राम है, ठीक है, और इसका मास मैं तुम्हें नहीं बताता हूं, और मैं इसे कर देता हूं 62 ग्राम। तो मुझे तो इक्विवेलेंट वेट अगर x का निकालना है तो दोनों का वेट चाहिए, लेकिन ये 46 है, ये 62 है, तो मैं डायरेक्टली मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मास से। ये कितना आ जाएंगे, तो 62 माइनस 46, तो इसका आ जाएगा वैल्यू कितना बच्चों, 16 ग्राम। ठीक है, अब मुझे ये पता चल चुका है कि 16 ग्राम से 46 ग्राम x का इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे बस इसके 8 पार्ट से निकाल लेना, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत लोग तो आंसर निकाल भी दिए होंगे, क्योंकि ये आधा हुआ है तो ये भी आधा हो गया होगा, 23 आंसर हो गया होगा। जिन्होंने निकाला बहुत अच्छी बात है, मैं देखता हूँ करके दिखाता हूँ। 16 ग्राम ऑफ ओ जो होते हैं वो कंबाइन कर रहे हैं 46 ग्राम एक्स से, इसलिए मुझे अगर निकालना है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में तो मैं लिखना पड़ेगा 8 पार्ट कितना से कंबाइन कर रहा होगा एक्स के, तो कहेंगे 46 ग्राम डिवाइडेड बाय 16 ग्राम इंटू 8 पार्ट। पार्ट मीन्स नंबर, इसलिए कुछ लिखना नहीं है, ग्राम से ग्राम कट जाने हैं, और 8 टू जा 16 और 2 तो हम लोग 23 टाइम्स में काट सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 23। तो ये 23 क्या बता रहा है कि x का 23 पार्ट ऑक्सीजन के 8 पार्ट से कंबाइन कर रहा है, और ऑक्सीजन के 8 पार्ट से x का जो भी पार्ट कंबाइन करेगा वही तो उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। दिस इज इक्विवेलेंट वेट। तो हम लोग कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ x इज इक्वल टू 23। और अगेन इट इज यूनिटलेस। और एक लास्ट में देख लेता हूँ, हाइड्राइड देख लिया हम लोगों ने, ऑक्साइड देख लिया, एक और लास्ट देख लेता हूँ मैं, क्लोराइड। क्लोराइड के लिए तो एलिमेंट क्लोराइड, एलिमेंट का क्लोराइड देख लेता हूँ। तो इसको मैं सिंबलाइज कर देता हूँ XCl से। उसी तरह से मैं लिख देता हूँ X और Cl आपस में मिल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो बन जाएंगे XCl बच्चों। अब मुझे इस दोनों का मास चाहिए, तो मैं फिर से करता हूँ, मुझे कुछ गिवन डेटा होना चाहिए, तो मैं दे देता हूँ इस बार इसका 27 ग्राम लिख लूँ, और क्लोरीन का मास मैं नहीं देता हूँ, ऐसे मैं कर देता हूँ 133.5 ग्राम। अब मुझे इसका पता चल चुका है 133.5 ग्राम क्लोराइड बन रहा है, जिसमें 27 ग्राम एक्स का इस्तेमाल किया गया है। तो क्लोरीन कितना इस्तेमाल किया गया होगा ये तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, बस इसमें मैंने इसको माइनस कर देना है। तो माइनस करो कितना आ जाएगा, 27 को अगर 33.5 से डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 106.5, 106.5 ग्राम आ जाएगा। अब इसमें बोला हुआ है मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एक्स निकालना है। तो मैं यहाँ पे निकल चुका है क्या कि 106.5 ग्राम क्लोरीन कंबाइन कर रहा है 27 ग्राम से, तो मुझे बस 35.5 ग्राम के रिस्पेक्ट निकाल लेना है। जस्ट लाइक यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगाना है, तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि 106.5 ग्राम क्लोरीन कंबाइंस विथ 27 ग्राम एक्स, सो 35.5 ग्राम, सॉरी ग्राम तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पार्ट लिखेंगे क्योंकि मुझे यूनिटलेस वैल्यू लानी है। पार्ट Cl कंबाइंस विथ 27 ग्राम बाय कितना हो जाएगा 106.5 ग्राम। अब मल्टीप्लाइड बाय 35.5 पार्ट लेना है, इसलिए हम लोगों को इसको यूनिटली लिखना है इसका, तो ग्राम से ग्राम कट जाने हैं, और 35.5 से ये तुम्हारा कितने बार कट जाएगा, 3 टाइम्स में कट जाने हैं, ठीक है। और अगर इसको काटोगे तो 9 टाइम्स में कट जाने हैं, तो इससे जो आंसर आ जाएगा ये आपका 9 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x का 9 पार्ट क्लोरीन के 35.5 पार्ट से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। अब क्लोरीन के 35.5 पार्ट से एलिमेंट का जितना भी पार्ट कंबाइन करेगा वही तो उसका एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ x इज 9। ठीक है बच्चों।
अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा हो कि सर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में या क्लोरीन के रिस्पेक्ट में जब हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो वैल्यू अलग अलग आनी चाहिए क्या? तो बोलेंगे नहीं, अगर किसी एक एलिमेंट की बात करें तो चाहे वो तुम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालो, चाहे वो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में निकालो, चाहे वो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट निकालो, तो इक्विवेलेंट वेट सेम ही आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है, क्योंकि मुझे ये पता चल चुका है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो मैं अब जो नेक्स्ट इसमें जो सिखाना चाह रहा हूँ वो है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। तो पहले वो देखते हैं वैलेंसी ऑफ एलिमेंट क्या होता है, फिर उसके बारे में बात करूँगा। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम लोग सिंबल्स हम लोग एन दे देते हैं। और ये है क्या, सबसे पहले तुम लोग तो पढ़े होगे बचपन में वैलेंसी क्या भाई, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो सही है, लेकिन अभी थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा उसको बात करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या लिख सकता हूँ इसका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में इसका लिख सकता हूँ बच्चों, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन which combines with या फिर displaces from 1 mole of एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट है, यह वही एलिमेंट है जिसके रिस्पेक्ट में आपको वैलेंसी निकालनी है। ठीक है, ये वही एलिमेंट है जिसके रिस्पेक्ट में आपको वैलेंसी निकालनी है। तो जिस एलिमेंट का वैलेंसी निकालना है, ध्यान देंगे, जिस एलिमेंट का वैलेंसी निकालना है उसके एक मोल से आपको बस ये देखना है कि हाइड्रोजन का कितना मोल कंबाइन कर रहा है या फिर क्लोरीन का कितना मोल कंबाइन कर रहा है। तो हाइड्रोजन या क्लोरीन का जितना मोल एलिमेंट के एक मोल से कंबाइन करेगा वही उस एलिमेंट का वैलेंसी कहलाएगा। अब इसको समझने के थोड़ा समय एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, तो देखते हैं एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं थोड़ा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों, जैसे मैं कह देता हूं क्वेश्चन के रूप में ही देता हूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम combines with 3 gram of hydrogen. Find valency of कैल्शियम। ये एक छोटा सा लीन सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि अगर मुझे वैलेंसी निकालना है तो कैल्शियम और हाइड्रोजन दोनों का मुझे मोल निकालना पड़ेगा, और तभी तो दोनों के मोल को मैं रिलेट कर पाऊंगा। तो लिखेंगे मोल ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो मुझे पता है वेट गिवन डिवाइडेड बाय इसका जो एटॉमिक वेट होगा बच्चों 40, दिस इज इक्वल टू 1.5 हो जाएंगे, 1.5 मोल। और मुझे क्या चाहिए, मोल ऑफ हाइड्रोजन भी चाहिए। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकल जाएगा, जितना वेट दिया वो लिख लो, अब बाय इसका एटॉमिक वेट 1, तो हो जाएंगे 3 मोल। तो मुझे निकल गया यहाँ पे, चूंकि 1.5 मोल कैल्शियम जो है वह 3 मोल H से कंबाइन कर रहा है। इसका मतलब अगर यह 1 मोल रहा होता तो कितने से कंबाइन करता है, तो मैं लिख सकता हूं 3/1.5 मोल से कंबाइन करता। तो यहां से यहां का जो वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये 2 क्या निकला, ये 2 मोल ऑफ H निकले, जो क्या बता रहे हैं कि भाई 2 मोल ऑफ H 1 मोल ऑफ Ca से रिएक्ट कर रहा है। अब मैंने कहा था जिस एलिमेंट का तुम्हें वैलेंसी निकालना है उसके 1 मोल से हाइड्रोजन या क्लोरीन का जितना भी मोल रिएक्ट करेगा वही उसका वैलेंसी कहला जाएगा। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं दैट इज वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 2। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैल्शियम का वैलेंसी 2 कैसे हुआ। तो कैल्शियम का वैलेंसी 2 ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि
कैल्शियम के 1 मोल से हाइड्रोजन का 2 मोल जो है वो कंबाइन किया है, इसलिए कैल्शियम का वैलेंसी 2 है। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये याद रखिएगा कि किस तरह से वैलेंसी हम लोग निकाल लेते हैं। कभी कभी आपको किसी एलिमेंट, अननोन एलिमेंट का क्वेश्चन में वैलेंसी नहीं दिया रहेगा और आपको इसी मेथड से वैलेंसी निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आप इक्विवेलेंट वेट या फिर आप नॉर्मेलिटी या फिर आप फैराडेज लॉ लगा पाएंगे। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो समझने के लिए। अब चूंकि हम लोग एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख गए हैं और एलिमेंट का वैलेंसी क्या होता है लिटरली वो भी सीख चुके हैं, अब यहाँ पे जो मैं बात सिखाने वाला हूँ वो है रिलेशन बिटवीन, अगली पॉइंट जो मैं सिखाने वाला हूँ वो है रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच, इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट एंड वैलेंसी के बीच में तुमको निकालने वाला हूँ रिलेशन। तो मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ हाइड्राइड का, एक कंपाउंड ले लो, एक कंपाउंड ले लो, कोई सा मैं ले लेता हूँ XHN। XHN मतलब N क्या है, X का वैलेंसी है और H की वैलेंसी तो 1 होती है, तो कंपाउंड बन जाएंगे XHN, X विथ वैलेंसी N और H विथ वैलेंसी 1, इसलिए इसको हम लिख देते हैं XHN इज द कंपाउंड। ये XHN कंपाउंड कैसे बना होगा, तो अगर इसको हम चाहिए X लगा होगा, इसमें H भी लगा होगा, ऐसे बन गए होंगे तुम्हारे XHN बन गए होंगे। अगर था उसको बैलेंस कर दिया जाए तो X तो 1 ही है और हाइड्रोजन इसमें क्या है, हाइड्रोजन इसमें N है, तो इसको N लिख दिया जाए तो अब ये बैलेंस हो गया। अब मैं अगर इसको मोल के रूप में बात करूं तो क्वेश्चन के इक्वेशन को देख के मैं लिख सकता हूं कि 1 मोल ऑफ X जो है वह N मोल ऑफ H से कंबाइन कर रहे हैं। अब मुझे अगर इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो मुझे दोनों का वेट चाहिए। मैंने कहा था कि अगर मुझे X का इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो मुझे दोनों का वेट चाहिए, तो अब वेट निकाल लो। तो चूंकि ये 1 मोल है, इसका जो भी वेट होगा वह उसके एटॉमिक वेट के बराबर होगा, तो मैं लिख सकता हूं बच्चों A ग्राम, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है 1 होता है, 1 ग्राम होता है, तो N मोल का वजन क्या हो जाएगा बच्चों, N ग्राम। तो यहां से यह पता चल गया कि N ग्राम हाइड्रोजन जो है वह A ग्राम X से कंबाइन कर रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं चूंकि N ग्राम ऑफ H कंबाइंस विथ A ग्राम ऑफ X, इसलिए बच्चों मुझे तो 1 पार्ट से डिफाइन करना पड़ेगा। 1 पार्ट ऑफ H क्या करेगा बच्चों, A ग्राम बाय N ग्राम मल्टीप्लाई 1 पार्ट, ग्राम ग्राम कट गए तो यहाँ वैल्यू आ जानी है A अपॉन N। तो ये A अपॉन N क्या है, ये A अपॉन N पार्ट है किसका, X का, जो हाइड्रोजन के 1 पार्ट से कंबाइन कर रहा है, इसलिए X का इक्विवेलेंट वेट A बाय N कहलाएगा। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू A अपॉन N। और ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन में दिया कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो एटॉमिक वेट बाय N के बराबर होता है, यानी कि एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी के बराबर होता है। तो मैं यहां पे एक बात लिख सकता हूं क्या, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय उसका वैलेंसी। ठीक है, जिस तरह से मैंने इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट यहां पे निकाला एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, उसी तरह से कंपाउंड का भी हम लोग निकाल देते हैं। तो मैं तुम्हें अभी अभी ही एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूं, तुम्हें आगे मैं जब मैं कंपाउंड का जब मैं सिखाऊंगा तो वहां पे तुम्हें काम आ जाएगा। अभी ही एक जनरल फॉर्मूला थोड़ा डिस्कस कर देता हूं जो दिमाग में रहेगा। तो इन जनरल मैं बात कर रहा हूं अभी, इन जनरल मतलब सबके लिए मतलब एलिमेंट, कंपाउंड, रेडिकल, एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एनीथिंग। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला मैं तुमको दे रहा हूं क्या, इक्विवेलेंट वेट जो होते हैं वह फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय N फैक्टर होते हैं। N मींस वैलेंसी होता है, तो वैलेंसी फैक्टर होते हैं। तो अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो यहां हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट बराबर फॉर्मूला वेट की जगह पे एटॉमिक वेट, और N फैक्टर की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, वैलेंसी हो जाएगा। तो अगर मैं इसको मैं एलिमेंट के लिए बात करूं, फॉर एलिमेंट इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, फॉर्मूला वेट की जगह पे क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे
एटॉमिक वेट आ जाएगा, एटॉमिक वेट इज फॉर्मूला वेट, और एन फैक्टर की जगह पे क्या आ जाना है, वैलेंसी आ जाना है, वैलेंसी। तो वैलेंसी इज द एन फैक्टर, वैलेंसी क्या एक तरह का एन फैक्टर है, किसके लिए, एलिमेंट के लिए, ठीक है। और फॉर्मूला वेट क्या हो जाएगा एलिमेंट के लिए, एटॉमिक वेट, ठीक है बच्चों। और ये फॉर्मूला इन जनरल है, यानी कि ये फॉर्मूला मैं कंपाउंड में भी बताऊंगा, रेडिकल में बताऊंगा, एसिड में भी लाऊंगा, बेस में भी लाऊंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, हर जगह ये फॉर्मूला आएगा, इन जनरल है। बस इस एन फैक्टर का रूपरेखा बदलते जाएगा और फॉर्मूला वेट की जगह पे एटॉमिक वेट, आयनिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट आता जाएगा। और एन फैक्टर कंपाउंड में अलग हो जाएगा, रेडिकल में अलग हो जाएगा, एसिड में अलग हो जाएगा, बेस में अलग हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अलग हो जाएगा और रिड्यूसिंग एजेंट में अलग हो जाएगा। वो अलग अलग क्या होंगे, जब मैं उनके एलिमेंट के जब मैं उसके इक्विवेलेंट वेट में डिस्कस करूंगा तो मैं वहां पे पढ़ा दूंगा। अभी तत्काल याद रखें, एलिमेंट के लिए एन फैक्टर को वैलेंसी को ही कहते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे दूं, इतना पढ़ने के बाद मैं लिखता हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम निकालिए, तो क्या हो जाएगा, खुद से फॉर्मूला देखो। तो एलिमेंट के लिए फॉर्मूला वेट क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा इसका 40, और वैलेंसी कैल्शियम का कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा आंसर इसका 20। तो 20 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। उसी तरह से तुमसे पूछ दिया जाए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम क्या होना है भाई, तो इसका पहले एटॉमिक वेट लिख दो, 23 होता है, और इसमें एन फैक्टर्स डिवाइड कर दो, एन फैक्टर मतलब इसका वैलेंसी 1, तो इसका हो गया 23, इसका हो गया इक्विवेलेंट वेट। जैसे तुमसे कह दिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा बच्चों, तो कुछ नहीं करना है, इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है बच्चों 27, और डिवाइडेड बाय इसका जो वैलेंसी होता है वो 3 होता है बच्चों, सबको पता है। और मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी होता है वो 3 होता है, 3 चार्ज होते हैं उसके ऊपर, तो ये आ जाएगा आपके 9। और भी निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा, तो पहले इसका एटॉमिक वेट 24 और इसका वैलेंसी बच्चों 2 होता है, तो हो जाएगा आपको 12, ठीक है। उसी तरह से एक और बताता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम क्या हो जाएगा, तो पोटेशियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो 39 होता है, और डिवाइड कर दें इसको 1 से, तो ये हो जाएगा, इसका पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स में 1 होता है, तो इसका हो जाएगा 39, ठीक है बच्चों। जिसको ये पता नहीं वो लास्ट क्लास वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ सबके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था। तो इस तरह से मैंने देखा कि एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट मैं किस तरह से निकाल सकता हूं। और जनरली एक बात याद रखोगे तुम लोग, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो 1 होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो 8 होता है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन जो होता है वो 35.5 होता है। इन जनरल ये सही है, क्योंकि इसी रेफरेंस से मैंने इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन किया था। तो आई थिंक बच्चों तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो हम लोग देखेंगे किस तरह से कंपाउंड और रेडिकल्स का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, एसिड, बेस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिसॉल्विंग एजेंट के लिए निकालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।